हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन सर एआईएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज आइए हम लोग क्लास टेस्ट अंसाल सेट 1 डीजे 2022 का रसायन विज्ञान का पाठ करते हैं। क्लास टेस्ट का है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, ये हम क्वेश्चन को नोट किए हैं। इससे जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो 5 है। अंसाल में जब आप अंसाल करोगे या बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा उसमें खंड खा रहता है रसायन विज्ञान, जो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। 5 का खा गा वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में 3 खंड होते हैं, फिर 7 में 2 खंड होते हैं। ये 7 का और नीचे 7 का क्या है, खा है। ठीक, इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 8 होता है, उसमें 3 खंड होते हैं। उसको भी हम बाद में बताएंगे आपको, बोर्ड में थोड़ा स्पेस कम है। चलिए, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग करते हैं। इसमें जो 5 का है वैकल्पिक प्रश्न रहता है। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान है, ऑप्शन दिया है पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 7, चौथा ऑप्शन दिया है चौथा। तो शुद्ध जो जल होता है ये ना क्षारीय होता है ना अम्लीय। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन। शुद्ध जल क्या होता है बेटा, उदासीन। और उदासीन कोई पदार्थ होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। ठीक, क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन। और अगर कोई पदार्थ उदासीन ना होकर अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। और जब कोई पदार्थ क्षारीय होता है तो उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक। कहाँ तक, 14 तक। 8 से 14 तक जो पीएच मान वाले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और 7 से कम वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। लेकिन शुद्ध जल उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। फिर देखिए 5वें का खा है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। क्वेश्चन क्या है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। तो इसमें देखिए जिंक दिया है पहले ऑप्शन में, दूसरे में कॉपर दिया है, तीसरे में सिल्वर दिया है, चौथे में क्या है, पारा दिया है। बेटा इसमें जो सही आंसर है वो जिंक है। ठीक, अम्ल से धातु को हटाने वाला, जो धातु हटाती है अम्ल से हाइड्रोजन को, क्या है, हाइड्रोजन को हटाती है अम्ल से, वो क्या है, जिंक है। क्यों, क्योंकि आपको सक्रियता श्रेणी क्लास जैसे पढ़ाई गई है। किसी भी सक्रियता श्रेणी में इसमें जो और धातुएं हैं, कॉपर, सिल्वर और पारा, इस सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं हैं। ये हाइड्रोजन से कम सक्रिय होने के कारण ये किसी भी अम्ल से धातु नहीं हटा पाएंगी, कॉपर, सिल्वर और पारा। लेकिन जिंक क्या है, सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर स्थित है, सॉरी हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होने के कारण ये अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, H2SO4 की कॉपर से क्रिया कराई जाए तो कॉपर क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, हटा देगा। और यहाँ पास CuSO4 प्लस H2, ठीक, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो कॉपर सॉरी जिंक हटाएगा, कॉपर नहीं हटाएगा। Zn जिंक क्या करेगा, किसी भी अम्ल से, जैसे H2SO4 ये भी अम्ल होता है, HCl से भी इसके क्रिया कराएंगे तो HCl से भी जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। क्यों हटाएगा, क्योंकि जो सक्रियता श्रेणी है उसमें जिंक हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। और जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये किसी भी अम्ल से हाइड्रोजन क्या कर देगा, हटा देगा और जिंक सल्फेट बना देगा। और इधर क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। इसलिए अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु क्या है, इसमें जिंक है। लेकिन यही पास कॉपर, सिल्वर और पारा क्यों नहीं हटाएगा, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित है और हाइड्रोजन अपेक्षा क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। चलिए 5वें के बाद प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। देखिए प्रोपेन एल्केन का पार्ट है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ठीक, तो देखिए इसमें प्रोपेन जो होता है एल्केन का पार्ट होता है। एल्केन का समान सूत्र जो होता है, प्रोपेन जो है ये किसका, एल्केन का यौगिक, एल्केन श्रेणी का। एल्केन समान सूत्र CnH2n+2 होता है बेटा। ठीक, अब इसी पे हम चेक करते हैं। देखिए ये n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। इसमें देखिए अगर चेक करेंगे तो यहाँ पास 3 कार्बन है ही नहीं है, सॉरी प्रोपेन है यहाँ पास। तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन होने चाहिए। तो नंबर ऑफ कार्बन 3 वाले देखना है, 3 इसमें अकेले है। ठीक, और 3 कार्बन होंगे और यहाँ रखेंगे C3H2 × 3 + 2, तो कितना आ जाएगा, C3 2 3 6 2 8 H8। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CH3H8। तो ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, C3H8 है। और प्रोपेन किस श्रेणी का
यौगिक है एल्केन श्रेणी का। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। इसमें देखिए जितने कार्बन उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इसमें देखिए 3 कार्बन है, 3 का 2 गुना करेंगे 6 और 2 अधिक हाइड्रोजन है 8। तो ये तो हो गया बहुपद प्रश्न। फिर देखिए इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम, IUPAC प्रणाली में नाम लिखिए। तो देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी पहले नाम लिखने से पहले हम समझ लेते हैं IUPAC प्रणाली। ठीक, इसका फुल फॉर्म करेंगे क्या है? IUPAC। इसका फुल फॉर्म समझते हैं। इसका फुल फॉर्म ये बोल लेता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पी से प्योर, ए से एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूपीएससी का? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो इसका फुल फॉर्म है, अगर मुझसे याद आया तो ये लिखना है आपको। अब आते हैं हम आईबीएससी नाम, इन दोनों को लिखने हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा है। ठीक, आपको इसको नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ आईबीएससी नाम पूछा है इसने। देखिए इसका आईपीएससी नाम पूछा है पहले का CH3 CH2 CH3 C2 CH2 CH3 है। तो 6 का जो पहला इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं हम लोग, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। देखिए ये कार्बन की सीधी चैन है, इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है। इसका आईपीएससी नाम तो पहले देख लेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4। ठीक, कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन से क्या होता है? ब्यूटेन। 4 कार्बन से क्या होता है? क्योंकि इसमें और हाइड्रोजन 2 3 2 5 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन है। 4 दूनी 8 और 8 का 2 8 में 2 अधिक करेंगे तो कितने? 10 हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब ये एल्केन श्रेणी का है। 4 कार्बन से क्या होता है एल्केन में? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन है, इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा? N1 ब्यूटेन। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 से काउंट करेंगे तो पहले नंबर कार्बन चाहे इधर से काउंट करेंगे फिर भी 1 2 3 4 होगा, तो पहले वाले कार्बन को लिखेंगे तो 1 ब्यूटेन, ये इसका आईपीएससी नाम होगा। ठीक, फिर देखिए इसी में ये पूछा है दूसरा CH3COOH। अब इसमें देखिए सबसे पहले कार्बन की संख्या देखेंगे कितने हैं। 2 कार्बन है हमारे पास, 1 और 2। 2 कार्बन से क्या होता है एल्केन में? प्रोपेन। सॉरी, 2 कार्बन से एल्केन में क्या होता है? एथेन होता है। ठीक, अब देखिए एथेन में यहाँ क्रियात्मक समूह हमारे पास क्या है? COOH। और COOH जो क्रियात्मक समूह होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। और ये आईपीएससी नाम में जब यहाँ पास एक होता है जिसके आगे एल्केन के आगे हम ओइक अम्ल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल कब जोड़ेंगे? जब किसी भी यौगिक में COOH उपस्थित होगा। इस तरह से इस दोनों को मिला देंगे तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, जो इसका आईपीएससी नाम होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या करनी है हमको। ये क्वेश्चन हो गया। देखिए खाली जो क्वेश्चन है मेंडलीफ का आवर्त नियम, तो देखिए बेटा मेंडलीफ का आवर्त नियम, तो देखिए मेंडलीफ का आवर्त नियम जो था
तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो मिलने का अर्थ क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये इसका आवर्त नियम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आगे 2 नंबर का है, तो इसमें पूछा है इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक, तो इसकी व्याख्या कैसे करें, देखिए इसको समझते हैं। ये जो लिखा है इसी को पहले, इसको जो लिखा है एक बार रिपीट करते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब इसकी व्याख्या करें तो इसका मतलब हुआ जो तत्व हैं उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या है, परिवर्तित होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार, उनके परमाणु भार बढ़ने के साथ बदलते हैं। ठीक, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ क्या है, क्रम से बदलते हैं। और उसके साथ साथ एक नियमित अंतराल के बाद उनकी क्या होती है, उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। और उसके साथ साथ एक नियमित समयांतराल के बाद और एक नियमित समयांतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक। तो ये मेंडलीव का और नियम था। उसके बाद फिर उसकी व्याख्या। और नियम तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन का मतलब होता है बदलते हैं, क्रम के अनुसार बदलना। उसी को हम लिख सकते हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ क्या बदलते हैं, क्रम से। और एक नियमित समयांतराल के बाद या एक नियमित अंतराल के बाद, एक नियमित अंतराल के बाद उनके गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ठीक हुआ मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है इसको मिटा देते हैं, जो ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो देखिए 6 के गा का पहला है, 6 के गा का पहला पॉइंट दिया है CH3 COOH प्लस C2H5OH सांद्र H2SO4। अब ये सब क्रियाओं को पूर्ण करना है। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं क्या है, ये एसिटिक अम्ल है। क्या है बेटा, एसिटिक अम्ल। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसका आईपीसी नाम में लिखे थे, तो एथेनोइक अम्ल है। आईपीसी नाम इसका क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसको सिरके का सूत्र भी कहते हैं। ठीक, जैसे कुछ सिरके कोई सूत्र पूछे थे, जैसे H3COOH, ये सिरके का सूत्र भी होता है। और इसको साधारण नाम में एसिटिक अम्ल कहते हैं, और आईपीसी नाम में क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक उसी तरह से C2H5OH एल्कोहलिक समूह है, तो एथिल एल्कोहल है। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। क्या है बेटा, ये एथिल एल्कोहल है।
अब देखिए इन दोनों के जब भी हम क्रिया कराते हैं शांत H2SO4 की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये इसमें देखिए इसमें से OH और इसमें से ये हाइड्रोजन ये एक साथ चले जाएंगे, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, दो H हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, पहले बाहर निकल जाएगा जल। फिर देखिए इसमें से एक हाइड्रोजन ये और यहाँ से OH, तो एक हाइड्रोजन ये एक इसके साथ जाएगा H2 और एक ऑक्सीजन, तो जल बाहर हो गया। बचा क्या है हमारे पास CH3CO, यहाँ क्या बचा है C2H5। इस तरह से ये बन जाएगा CH3CO C2H5 और हम ये क्या बनेगा, ये तो C2H5 एथिल पढ़ेंगे और ये इसको एसिड CH3COO को क्या पढ़ते हैं, एसीटेट। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। तो इस तरह से पढ़ेंगे। इसमें CH3COO को हमेशा एसीटेट पढ़ते हैं, एसीटेट आयन है ये, और ये C2H5 को एथिल पढ़ेंगे एसीटेट। और ये एक प्रकार का होता है एस्टर, क्या होता है, एस्टर होता है, ये क्या है, जल। इस तरह से क्रिया पूर्ण हो जाएगी। ये वाली क्रिया आपको नाम नहीं लिखना था, लेकिन नाम इसलिए लिखे कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है और क्या बन रहा है। इसी क्रिया को ये तो इसमें तो इतना ही आपको लिखना है कि हाँ इससे क्या मिलेगा, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 और जल भर देना था आपको, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, और ये भी 2 नंबर पूछा है, 1 नंबर के ये। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता था, वो पूछ लेता उदासीनीकरण क्या है, आपसे क्या पूछ सकता था, उदासीनीकरण। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इस पे टिप्पणी पूछता कि उदासीनीकरण क्या है, तो आपको यही क्रिया लिखनी होती। अब आप उदासीनीकरण क्या समझा सकते थे, उदासीनीकरण जब एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल शांत H2SO4 की उपस्थिति में अक्रिया करते हैं, तो देखिए इधर एसिटिक अम्ल है, इधर एथिल अल्कोहल है, ये दोनों जब अक्रिया करते हैं तो एस्टर और जल बनता है। इसे क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा होता है उदासीनीकरण क्या है, तो आप क्या बताओगे, सर एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में अक्रिया करता है, तो एथिल एसीटेट एस्टर तथा जल बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अक्रिया कहते हैं। एक और अलग क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आगे रिपीट भी होगा, ठीक। अब आते हैं इसका दूसरे का का दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको फिलअप करना है। चलिए 6 के गा का दूसरा क्वेश्चन जो भरने के लिए आया था, क्रिया है CH2H5Br प्लस KOH, ये जलीय विलयन है। जलीय विलयन का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में खोदा गया है, ठीक। अब देखिए इसका नाम पहले जान लेते हैं, ये क्या है, C2H5 एथिल है और ब्रोमीन है, तो इसको ब्रोमाइड पढ़ते हैं, ये है एथिल ब्रोमाइड। क्या है बेटा, एथिल ब्रोमाइड। इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्रिया कराएंगे तो इसमें देखिए सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है इसमें पोटेशियम है, इसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो अधातु है वो ब्रोमीन है। तो हमेशा जब ब्रोमीन या पोटेशियम हो तो ये एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे, तो पोटेशियम ब्रोमाइड एक दूसरे के साथ क्रिया कर लेंगे, पोटेशियम और ब्रोमीन एक दूसरे के साथ जाएंगे, KBr बन जाएगा, जो बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। और फिर इधर क्या बचा, देखिए C2H5, इधर OH बचा है, C2H5OH, ये बन गया एथिल अल्कोहल, अभी लिखे थे ऊपर, क्या बन गया बेटा, एथिल अल्कोहल। इस तरह से यहाँ पास हम क्या भरते हैं, C2H5OH और KBr यहाँ पास भरते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगी क्रिया, आपको ध्यान रखना है इस क्रिया में पोटेशियम ब्रोमीन एक के साथ जाएगा और पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा और C2H5OH के साथ जाएगा, C2H5OH बन जाएगा।
आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये किसके माने की विधि है। जैसे क्वेश्चन पूछता है एथिल कोहल बनाने की विधि लिखिए रासायनिक समीकरण, तो एथिल कोहल के निर्माण की ये विधि भी है। इधर एथिल कोहल देखिए प्राप्त हो रहा है। अब हमारे पास आता है 6 के क्वेश्चन समाप्त हो गए। सातवें का धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या है धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, जो देखिए निर्मा आता है जिससे हम कपड़ा धोते हैं उसे क्या कहते हैं, धावन सोडा। इस नाम से स्पष्ट है, कपड़ा धुलने वाले जो सोडा आते हैं, ठीक, उसे को हम धावन सोडा कहते हैं। इसका क्या पूछा है, नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखना है। तो धावन जो सोडा है इसका रासायनिक जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O, ये तो इसका रासायनिक सूत्र है। और इसका जो रासायनिक नाम है देखिए, सोडियम, Na को क्या पढ़ते हैं सोडियम, CO3 कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। देखिए बेटा, Na को सोडियम पढ़ते हैं, सोडियम है, CO3 क्या है कार्बोनेट पढ़ा जाता है, 10 को डेका, 10 को क्या पढ़ेंगे डेका, और H2O को हाइड्रेट, क्या पढ़ते हैं हाइड्रेट। तो जब भी इस तरह से किसी क्रिस्टलीय अवस्था में होगा, ये क्रिस्टल होता है, तो जो जल है इसको H2O को जल नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में क्या पढ़ते हैं हाइड्रेट पढ़ा जाता है। जल के साथ साथ क्या पढ़ते हैं हाइड्रेट। तीसरा सोडियम, CO3 को कार्बोनेट, 10 को डेका, H2O को क्या पढ़ते हैं हाइड्रेट। ठीक, ये इसका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया और ये रासायनिक नाम हो गया। अब इसी तरह से क्या है मीठा सोडा, क्या दिया है मीठा सोडा। देखिए मीठा सोडा का पहले सूत्र लिखते हैं, इसका रासायनिक सूत्र। मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaHCO3। तो इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। मीठा सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं खाने का सोडा। जो मीठा सोडा है वो क्या होता है खाने का सोडा होता है, जो हम सोडा खाते हैं। रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है सोडियम NaHCO3। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, रासायनिक देखिए Na सोडियम है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ क्या पढ़ा जाता है बाई, सोडियम बाई CO3 को क्या पढ़ते हैं कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होगा सोडियम बाई कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं इसको। और क्या पढ़ सकते हैं सोडियम H को हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, इस तरह से इसके रासायनिक नाम, ये सूत्र तो रासायनिक नाम हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया। ठीक, धान सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, मीठा सोडा का को खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। अब क्या बचा हमारे पास द्विविस्थापन क्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 7वें का खा है, चलिए करते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा 7वें का खा, द्विविस्थापन क्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन क्रिया है। देखिए इस पे देखिए वह क्रिया जिसमें यौगिकों, वह क्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों
एवं यौगिकों के आयनों अथवा अवयवों में परस्पर विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। परस्पर विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, जिससे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह क्रिया जिसमें यौगिकों यौगिक मतलब कोई पदार्थ ठीक जो होंगे कि आयनों अथवा अयों के परस्पर विनिमय से, परस्पर मतलब होता है एक दूसरे के साथ विनिमय, मतलब एक्सचेंज करना, लेन देन से, परस्पर विनिमय से नए यौगिक या नए पदार्थ बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इससे क्या होता है? वह क्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों अथवा अवयवों में परस्पर विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसने कहा उदाहरण दीजिए। चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड है हमारे पास और सिल्वर नाइट्रेट। NaCl सोडियम क्लोराइड और क्या है? सिल्वर नाइट्रेट NaGNO3 अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें देखिए इसने कहा है ना, इसमें आयनों या फिर अवयवों, तो ध्यान से देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन है और इधर क्या है? सिल्वर है। ठीक, इधर नाइट्रेट में NO3 आयन है, क्लोरीन भी आयन होता है और NO3 भी क्या होता है? ऋणायन होता है, इसलिए एक ऋणायन होता है। ठीक, इन दोनों का आपस में एक्सचेंज हो जाए। ठीक, इन दोनों क्या है? आपस में विनिमय क्या हो जाए? विनिमय। विनिमय मतलब होता है अदला बदली। जैसे मान लीजिए देखिए दो मार्कर है हमारे पास, अलग अलग हाथ में है, इनको हम क्या कर दें? बदल दें, ये इसका स्थान ग्रहण कर ले और इसका, तीसरे क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। अब देखिए यहाँ विनिमय हो रहा है क्लोरीन का किसके साथ? नाइट्रेट के साथ। तो नाइट्रेट यहाँ आ जाएगा तो NaNO3, तो यहाँ पर देखिए ये आयन है, यहाँ जाएगा, इसी को अवयव भी कहते हैं। इसको इस सोडियम क्लोराइड के क्या है? अवयव बोलेंगे क्लोरीन को। तो ये इसके साथ आएगा तो NaNO3 और ये इसके स्थान पे चला जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा? ये सोडियम नाइट्रेट और ये क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। ठीक, और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है, Na सोडियम होता है, Cl से क्लोराइड, और ये क्या है? सिल्वर, NO3 क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। इस तरह से ये समझा होगा विनिमय क्या होता है? विनिमय में होता है अदला बदली। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट में, इसमें क्लोरीन इसमें नाइट्रेट आपस में अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज करेंगे या विनिमय करेंगे परस्पर, तो उधर क्या बन जाएगा? नया यौगिक सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ये क्रिया जो है इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसके और भी आगे एग्जांपल लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद का हमारा 7वें खा ये हो गया, ये 2 नंबर में पूछा था। इसके बाद हम लोग 8वें के का खा में, इसको नोट करिए आप। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक गए थे, अब 8 का देखिए क्या है। 8 में क्वेश्चन जो 8 होता है नाम क्वेश्चन होता है, 7 नंबर पूछा जाता है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन का खा गा पूछा है। का वाला जो है 2 नंबर का है, खा 2 नंबर का है, गा कितने नंबर का है? 3। उसी तरह से अथवा करके या तो ऊपर वाला करिएगा, बीच में अथवा का ऑप्शन दिया रहता है आपको, एक क्वेश्चन नीचे पूछ देता है, इसे पूछे निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या तो आप ऊपर वाला करिएगा अथवा या फिर नीचे वाला करिएगा। जैसे का में पूछा है 8 की का में रिडार्ट सब क्रिया गया है 2 नंबर में, सजाती श्रेणी क्या है 2 नंबर में, मेंडलीव क्या और सारणी की विशेषताएं बताइए 3 नंबर में पूछा है। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या है पूछा, इससे संरचना क्या है। तो आते हैं हम लोग आंसर में 8 की का में
संक्षारण। बहुत समय तक, देखिए संक्षारण क्या है, लंबे समय तक आर्द्र वायु या नमी में लोहे जैसी अन्य धातुओं की पतली परत, लोहे जैसी अन्य धातुओं की पतली परत बहुत लंबे समय आर्द्र वायु या नमी में लोहे जैसे अन्य धातुओं नमी में रखी लोहे जैसे अन्य धातुओं की पतली परत जल अम्ल आदि के संपर्क में आकर अपक्रिया करती है, के संपर्क में आकर अपक्रिया करती है, जिससे इनकी चमक फीकी पड़ जाती है और कुछ समय बेटा लाइट चली गई थी, चलिए देखिए, फीकी पड़ जाती है और कुछ समय बाद यह परत झड़ने लगती है, इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। उदाहरण इसका, जैसे इसका उदाहरण है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग का लगना। देखिए लोहा जो नमी में या बाहर कहीं रखा होता है तो उसमें क्या है, कुछ समय पश्चात काली परत जमेगी, उसकी जो परत होती है उसका रंग फीका हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा समय तक रखने पर उससे जंग लग जाते हैं, वो धीरे धीरे क्या है जो बाहरी परत है उसकी झड़ने लगती है। तो ये इसका उदाहरण है लोहे में जंग लगना। इसकी रिएक्शन भी है Fe, ये क्या है, लोहा है, ऑक्सीजन वायु की नमी में आएगी जो गैस अवस्था में पाई जाती है, उसके साथ क्या उपस्थित होगा, जल के अणु। x माने x से कोई संख्या होगी, जल के बहुत सारे अणु होंगे, इसकी संपर्क में आता है तो क्या बनता है, जंग। तो Fe2O3 2XH2O, ये जंग। ठीक, तो फॉर्मूला ये क्या है, लोहा है, ये क्या है, वायु, नम वायु, ये जल वाष्प जो आसमान में रहता है, जल वाष्प या नमी जो होगी, जब ये सब क्या मिलके लोहे के साथ अपक्रिया करते हैं, लोहे की जो बाहर परत होती है वायु, नम वायु जल वाष्प के साथ अपक्रिया कर लेगी, अपक्रिया करके क्या बना देती है, इसकी जो बाहरी परत हो जंग बना देती है, जंग का सूत्र क्या होता है, 2Fe2O3, x कोई संख्या होगी क्योंकि जल के बहुत सारे अणु होंगे, XH2O। ठीक, तो बेटा क्या है संक्षारण, लंबे समय तक आर्द्र वायु या नमी में रखी लोहे जैसी अन्य धातुओं की परत जल अम्ल आदि से के संपर्क में आकर अपक्रिया करती है, जिससे इसकी चमक क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है
कुछ समय बाद यह परत क्या है, झड़ने लगती है धीरे धीरे करके। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के जैसे लोहे में जंग बनना और ज्यादा इसको, ये संक्षारण का उदाहरण है। ठीक, तो हो गया संक्षारण की। अगला क्वेश्चन है और इसका उदाहरण हो गया सावनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए इसको करते हैं हम लोग। आठ का जो खा है क्या है, साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या है, वसा वसा या तेलों की क्षारीय जल अपघटन से साबुन बनते हैं। वसा या तेलों के क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन से साबुन बनने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुनीकरण कहलाती है। ठीक, तो क्या किससे, वसा या तेल इनके क्षारीय जल अपघटन से साबुन जो बनता है, साबुन बनने की क्रिया क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। वसा या तेल की क्षारीय जल अपघटन से साबुन बनने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। उदाहरण CH2 OCO C17H35 CHOCO C17H35 CH2OCO C17H35। ठीक, ये एस्टिएरिन है। क्या है बेटा, एस्टिएरिन। और ये एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी वसा होता है। ठीक, क्या होता है, वसा होता है। ठीक, इसकी क्षारीय माध्यम सोडियम हाइड्रोक्साइड से जल अपघटन करा देंगे। क्या कराएंगे, जल अपघटन एस्टिएरिन है, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड जल अपघटन कराएंगे तो ये क्या करेगा, इसमें से जो OH है, यहाँ देखिए 3 NaOH लिए हैं, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इससे जब अपघटन कराएंगे तो 3 जो OH है, यहाँ से देखिए इसको हटा देंगे, C17H35 C00 को हटाएंगे और इसमें तीनों में से क्या हटाएंगे, C17H35 C00। ठीक, देखिए C17H35 C00 और इसके स्थान पे इसको हटाने के बाद यहाँ ये खुद जुड़ जाएंगे और यहाँ से सोडियम, तो यहाँ Na। अब देखिए बचा क्या है, यहाँ CH2 CH CH2 CH2 एकल बंध CH CH2 और यहाँ से क्या बचे, 3 OH बचे होंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे OH OH OH। ये क्या बेटा बन गया, ग्लिसरॉल। ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल का सूत्र। और ये सोडियम एस्टिएरेट और इसी को हम क्या कहते हैं, साबुन। क्या कहते हैं, साबुन। तो देखिए हमारे पास क्या एस्टिएरिन है जो वसा होता है एक प्रकार का। इसका सूत्र देखिए बहुत सिंपल है, CH3 CH CH2 CH2 CH CH2 एकल बंध से जोड़ दिए, सबके साथ क्या जुड़ा होगा, OCO C17H35। यहाँ भी OCO CH17H35, यहाँ भी OCO C17H35। तो तीनों में वही रहता है। यहाँ पर देखिए CH2 ऊपर है, यहाँ CH2 है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
उसके बाद जब देखिए अब क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से 3 लेके चलेंगे यहाँ पास, तो ये जो OH होता है ये, इसमें से ये जो OCO17H35 है इसी को हटाएगा पूरे तीनों में से। देखिए ये तीनों को हटाएगा तो यहाँ C17H35C डबल O बाहर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए C17H35C डबल O और कितने बाहर होंगे, 3 बाहर होंगे क्योंकि 3 निकल रहा है, और इसमें सबके साथ क्या जुड़ जाएगा, Na बाद में, तो सोडियम एस्टीरेट साबुन बन जाएगा और यहाँ पास क्या आ जाएगा, OH तीनों के साथ। ठीक, तो यहाँ देखिए CH2OH CHOH CH2OH एक साथ बन जाएगा। तो ये हुआ साबुनीकरण और ये उसका उदाहरण साबुन बनने का। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित कीजिए। आवर्त का क्या है, आवर्त सारणी में आवर्त क्या परिभाषित करना है, आवर्त। तो देखिए बेटा आवर्त जो सारणी होती है उसमें आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। प्रत्येक आवर्त में तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके गुणों में परिवर्तन होता है तथा नियमित अंतराल के बाद नए आवर्त जाने पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक, तो आवर्त क्या है, आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को हम आवर्त कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, आवर्त की विशेषता क्या है, प्रत्येक आवर्त में तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके गुणों में परिवर्तन होता है तथा नियमित अंतराल के बाद नए आवर्त में जाने पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात गुण क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, अगर दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त। अब आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। ये तो हो गया आवर्त। ठीक, जैसे मान लीजिए आवर्त अगर हम 2 पर जाते हैं, आवर्त 2 में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, ठीक, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक, तो जैसे जैसे देखिए लिथियम का परमाणु 3 होता है, ये 4 होता है, 5 6 7 8 9। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं उनके गुणों में क्या है, परिवर्तन होता जाता है। लिथियम धातु है, बेरिलियम धातु है, बोरान उप धातु है, कार्बन धातु, नाइट्रोजन धातु, ऑक्सीजन फ्लोरीन धातु, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। ठीक, और जैसे ही ये दूसरे आवर्त में है, आवर्त नंबर हम 3 में जाते हैं तो इनके गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति। तो फ्लोरीन क्या है, 9 है, इसके बाद आर्गन आता है 10, नियान आता है जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। उसके बाद फिर लौटते हैं हम तीसरे आवर्त में। जैसे नए आवर्त शुरू करते हैं यहाँ सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस,
सल्फर, फ्लोरीन, फिर आर्गन, ये आ जाता है तीसरे आवर्त में। अब देखिए इस तरह से जैसे हम आगे किसी आवर्त में बढ़ते हैं परमाणु बढ़ने का उनके गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे ही एक नियमित अंतराल के बाद हम नए आवर्त में आते हैं पुनः इनके गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। जैसे लिथियम धातु है तो सोडियम भी क्षारीय धातु है, बेरिलियम, उसी तरह से इनके गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। ये हो गया आवर्त बेटा, ठीक। अब आते हैं दीर्घ आवर्त सारणी जो है उसमें कितने आवर्त है, टोटल 7 है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो। अब आते हैं लोग वर्ग, इससे पूछा है वर्ग क्या है, यानी समूह। तो समूह को डिफाइन करते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, समूह कहते हैं, ठीक। अब आवर्त सारणी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे कोई आवर्त सारणी इधर की ओर जाएंगे ऊर्ध्वाधर का मतलब ये इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर। जैसे अगर देखें इसमें इस तरह से लिथियम, फिर सोडियम, फिर इसके नीचे इस तरह चलेंगे। अब दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, 18 समूह। कितने समूह हैं, 18 समूह हैं। इसकी क्या विशेषता होती है, किसी भी वर्ग में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर समान गुण वाले तत्व रखे गए, इनके गुणों में क्या होती है, समानता होती है, ठीक। सॉरी, किसी भी समूह में एक समान गुण वाले तत्वों को रखा गया है, ठीक। किसी भी समूह में एक समान गुण वाले तत्वों को रखा, जैसे पहले वर्ग में सभी क्षारीय धातुओं को रखा गया है, तो इसकी विशेषता होती है। तो समूह क्या है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने समूह, 18 समूह हैं। किसी एक समूह में समान गुण वाले तत्वों को रखा गया है, ठीक। किसी एक समूह में समान गुण वाले तत्वों को रखा गया, जैसे लिथियम क्षारीय धातु है, इसके नीचे क्या है, सोडियम भी क्षारीय धातु है, ठीक। बेरिलियम क्षारीय मृदा धातु है, मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है, ठीक। इस तरह से रखा गया है। ये तो हो गया 8 का खा गा, ये ऊपर वाले। अब देखिए अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा है, रिडक्स सब क्रिया क्या है, तो अथवा वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक। आंसर में 8 का ही अथवा के बाद जो 8 का है, 8 का क्या अथवा के बाद देखिए अथवा इस 8 का क्या पूछा, रिडक्स क्रिया, रिडक्स अभिक्रिया। इस पे टिप्पणी पूछिए, टिप्पणी करने से ऊपर बताना है क्या है इस परिभाषा। रिडक्स क्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया भी कहते हैं, या उपचयन अपचयन क्रिया भी कहते हैं। रिडक्स क्रिया को उपचयन अपचयन क्रिया भी कहते हैं, ठीक। तो देखिए ये क्या होती है, वह क्रिया, रिडक्स में डिफाइन करते हैं, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण को ही दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, उपचयन, इसलिए विकर्ण लिख देते हैं, तथा अपचयन एक साथ होता है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, अपचयन साथ साथ होता है, उसे रिडक्स क्रिया कहते हैं, उसे रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रिडक्स क्रिया क्या है, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण ब्रैकेट में उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है, उसे रिडक्स क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, देखिए जिंक ऑक्साइड है,
इसकी कार्बन से क्रिया करा दें तो देखिए जिंक ऑक्साइड से कार्बन से क्रिया कराएंगे तो जिंक को ये कार्बन मोनोऑक्साइड मान लेगा और Zn इधर क्या बनेगा Zn। ठीक, अब देखिए इसमें अब ऑक्सीकरण क्या होता है, देखिए अपचयन, इसमें दो क्रिया है। अपचयन वो क्रिया होती है जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन का ह्रास हो। ध्यान से देखिए जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड है। ठीक, इससे क्या है, ये किसमें बदल जा रहा है जिंक में। तो देखिए जिंक ऑक्साइड किसमें बदल रहा है जिंक में, इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीजन क्या हुआ इसमें ह्रास, तो ये क्या हुआ अपचयन हो गया। जिंक ऑक्साइड जिंक बदल गया, इसमें क्या हुआ जिंक ऑक्साइड में अपचयन हुआ। अब देखिए इधर कार्बन था अकेला, देखिए इसके साथ ऑक्सीजन क्या है जुड़ गया, यहाँ क्या हुआ ऑक्सीकरण हो गया। फिर से समझिए, देखिए इधर जिंक ऑक्साइड है और सी जो सी है ये क्या है कार्बन है, ये जिंक इधर बन जा रहा है और इधर ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखिए जब आप क्रिया कराएंगे कार्बन से तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या है निकल जा रहा है बाहर, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ इसमें कमी हुई, तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी जिस में उसमें क्या है अपचयन क्रिया थी, जिंक ऑक्साइड से जिंक बनना अपचयन हो गया। और देखिए कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन कार्बन क्या बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया जिसमें ऑक्सीजन क्या हुई वृद्धि हुई, इसलिए कार्बन में क्या हुआ ऑक्सीकरण। अब दोनों क्रिया एक साथ हुई तो इसलिए पूरी क्रिया क्या कहलाएगी, पूरी क्रिया रिडाक्स क्रिया या अपचयन या उपचयन या अपचयन क्रिया कहलाती है। ठीक, तो ध्यान रखना है जब किसी क्रिया में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां अपचयन होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वहां पास क्या है ऑक्सीकरण होगा, या एग्जांपल दिए हैं आपको। ठीक, चलिए सजातीय श्रेणी समझते हैं। अथवा का 8वें का खा आंसर है क्या पूछा, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी को कभी कभी ये पूछ लेता है समजातीय श्रेणी, और क्या कहते हैं इसको समजातीय श्रेणी। ठीक है, इसके नाम से स्पष्ट है, अगर हम थोड़ा सा इसको समझे तो समजातीय अर्थात समान जाति, इसका मतलब ये होगा कि ऐसे यौगिकों की स्थिति या ऐसे यौगिक समूह जिसमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे या फिर एक जैसे गुण को प्रदर्शित करने वाले हों तो उसको हम क्या कहते हैं सजातीय श्रेणी में रखते हैं और सजातीय श्रेणी बोलेंगे। ठीक, चलिए समझते हैं इसको। कार्बनिक यौगिकों की, इसमें कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें उनके सदस्यों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो तथा प्रत्येक सदस्य में प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हों व दो क्रमागत यौगिकों के अणुसूत्रों में CH2 का अंतर
तो इस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो इस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो चलिए क्या है सजातीय श्रेणी? कार्बनिक यौगिक, तो हमको क्या लेकर चलना है बेटा इसमें? कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, कि ऐसे श्रेणी जिसमें उसके सदस्यों के परमाणु भार बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो, सदस्यों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, अर्थात उनके परमाणु भार बढ़ते हो तथा प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह होना चाहिए। तो दूसरी शर्त क्या है उसमें? क्रियात्मक समूह, जैसे क्रियात्मक समूह में OH समूह एल्कोहल है तो एल्कोहल होना चाहिए, एल्डिहाइड समूह CH2 है तो एल्डिहाइड होना चाहिए, अमीनो समूह NH2 है तो NH2 होना चाहिए। अगर सब में दो कार्बन के बीच द्विबंध है तो द्विबंधी होना चाहिए, सब में दो कार्बन के बीच में त्रिबंध है तो त्रिबंधी होना चाहिए। ऐसे सदस्यों तो सदस्यों के समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हों व दो क्रमागत यौगिक के अणुसूत्रों में उनके जो अणुसूत्र होंगे उसमें कितने का अंतर हो? CH2 का अंतर हो। तो इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो फिर से क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी जिसमें उनके सदस्यों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया हो तथा प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो व दो क्रमागत यौगिकों के अणुसूत्रों में CH2 का अंतर हो, तो इस श्रेणी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं हम आपको सजातीय श्रेणी का। एल्केन श्रेणी, उदाहरण में एल्केन श्रेणी जिसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो एल्केन में देखिए जितने भी सदस्य आएंगे, जैसे पहला एक रखेंगे यहाँ तो एक, और यहाँ पास एक का 2 से गुणा 2 4, ठीक, तो एक रखने पर CH4 मेथेन। फिर देखिए अगला जो सदस्य आएगा यहाँ दो रखेंगे CH2, दो यहाँ रखेंगे, 2 दूनी 4 2 6 C2H6, ये क्या है? मेथेन। इस तरह से ये क्या होगा? एथेन। फिर देखिए 3 रखने पर 3 मिलेगा यहाँ पास, 3 दूनी 6 8 CH3H8 प्रोपेन। इस तरह से इसकी जैसे 4 रखे पे ब्यूटेन, 5 रखते हैं पेंटेन, 6 रखने पे हेक्सेन, 7 रखने पे हेप्टेन। इस तरह से हमको एक श्रेणी मिलेगी जिसके देखिए ध्यान से देखेंगे तो परमाणु भार बढ़ेंगे, कार्बन की संख्या बढ़ेंगे, हाइड्रोजन की भी संख्या बढ़ेगी, परमाणु भार सीधी सी बात बढ़ेंगे इनके। और इनके बीच में जो अंतर है देखिए कितने का है? इसमें से इसमें देखिए एक कार्बन और इसमें से जो है 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का अंतर है, CH2 का अंतर है। इसी तरह से इसके बीच में CH2 का अंतर है, तो एल्केन श्रेणी हो गया। उसी तरह से एल्काइन श्रेणी, दूसरा जो उदाहरण है एल्काइन श्रेणी के सदस्य, तो इसका समान सूत्र CnH2n। इसमें क्या होते हैं? जितने कार्बन उसके 2 गुना हाइड्रोजन, जैसे पहला नहीं बनता है, एक का 2 से स्टार्ट होता है तो C2, और दो का 2 गुना हाइड्रोजन C2H4 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। ये क्या है? प्रोपीन है, सॉरी एथीन। ये क्या है? प्रोपीन, 3 कार्बन है तो प्रोपीन। ये क्या है? 4 कार्बन है ब्यूटीन। इस तरह से नीचे की ओर श्रेणी बनती चलेगी। 5 कार्बन 7 10 हाइड्रोजन होंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। तो ये किसके उदाहरण है? सजातीय श्रेणी के उदाहरण होंगे। इस तरह से एल्कोहलिक समूह के जितने भी सदस्य बनेंगे, जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, वो भी सजातीय श्रेणी के सदस्य होंगे। ठीक, तो ये हो गया सजातीय श्रेणी। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, अथवा पूछा है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। आठ का ग है, अथवा का 8 का ग पूछा है मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। क्या पूछा है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं।
देखिए मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी दी थी, लेकिन मेंडलीफ ने क्या मूल आवर्त सारणी दी थी, उसकी विशेषताएं थी। पहली, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भारों की बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। पहली विशेषता क्या थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, क्रम में रखा गया था। पहली विशेषता, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। दूसरा, इस आवर्त सारणी में एक समूह में समान गुणों वाले तत्वों को रखा गया था, तीसरा, इसमें 12 क्षैतिज पंक्तियां थी। कितनी? 12 क्षैतिज पंक्तियां थी, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। और चौथा, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिन्हें समूह कहते हैं। 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिन्हें समूह कहते हैं। इस तरह से मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी थी, इसकी ये 4 विशेषताएं थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। इस आवर्त सारणी में एक समूह में समान गुणों वाले तत्वों को रखा गया था। 12 क्षैतिज पंक्तियां थी, जिन्हें श्रेणियां कहते थे। 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे, जिन्हें समूह कहते थे। ठीक, इस तरह से ये क्लास 10 का अंशाल सेट नंबर 1 डीजे 2022 का रसायन विज्ञान का पूरा सेट ये समाप्त हो गया। ठीक, जय हिंद। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।